अच्छा, जब भी भारत में महिलाओं के हकों की बात होती है तो एक नाम जरूर सामने आता है, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू। पर सवाल ये है कि ये संस्था असल में कितनी पावरफुल है। आज इसी की तह तक चलते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। भारत में महिलाओं के कानूनी अधिकारों का रखवाला आखिर है कौन? क्या वो पुलिस है, अदालतें हैं, या फिर कोई और? जानते हैं, इसका जवाब ही हमें सीधे आज के टॉपिक के सेंटर में ले आएगा। और वो जवाब है राष्ट्रीय महिला आयोग, एनसीडब्ल्यू। इसे ऐसे समझिए कि यह महिलाओं के अधिकारों के लिए एक वॉचडॉग, एक पहरेदार की तरह काम करता है। अब देखिए, एनसीडब्ल्यू कोई ऐसी संस्था नहीं है जो रातों रात खड़ी हो गई। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। बात शुरू होती है 1979 से, जब भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का एक कमिटमेंट किया। फिर उस वादे को पूरा करने के लिए 1990 में संसद में एक कानून पास हुआ और फाइनली 1992 में जाके एनसीडब्ल्यू ने अपना काम शुरू किया। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर बहुत जरूरी है, संविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब ये है कि एनसीडब्ल्यू को संसद के एक कानून ने बनाया है। मतलब ये सीधे संविधान से नहीं आया है। इसकी सारी ताकत, सारी पावर उसी कानून से मिलती है। और हाँ, ये छोटी सी लगने वाली बात आगे चलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगी। तो अब जरा इस कमीशन के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी है, ये काम कैसे करता है और असल में इसके हाथ में पावर्स क्या क्या हैं। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर काफी सोच समझकर बनाया गया है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, उनके साथ 5 मेंबर्स और एक मेंबर सेक्रेटरी। इन सभी को केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। और हाँ, ये कोई भी नहीं हो सकता। जो मेंबर्स चुने जाते हैं उन्हें कानून, एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल वर्क जैसे फील्ड्स का एक्सपर्ट होना चाहिए। और एक बात और, ये भी पक्का किया जाता है कि कम से कम एक सदस्य एससी या एसटी समुदाय से हो, ताकि हर तबके की आवाज को जगह मिले। एनसीडब्ल्यू के काम को देखें तो ये एक साथ कई रोल निभाता है। कभी एक जासूस की तरह शिकायतों की गहराई से जांच करता है, तो कभी एक सलाहकार बनकर सरकार को पॉलिसी बनाने में मदद करता है। और हाँ, एक गार्ड की तरह ये भी देखता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून है उनका ठीक से पालन हो भी रहा है या नहीं। अब एक और जरूरी टर्म है अर्ध न्यायिक निकाय या क्वाजी जुडिशियल बॉडी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि एनसीडब्ल्यू के पास अदालत जैसी कुछ शक्तियां तो हैं, जैसे ये किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकता है, सुनवाई कर सकता है, लेकिन ये एक पूरी अदालत नहीं है। ये किसी को सजा नहीं दे सकता। इसे ऐसे सोचिए, जैसे एक जज जिसके पास हथौड़ा तो है, पर वो सजा सुनाने वाला आखिरी फैसला नहीं दे सकता। तो फिर इसके पावर टूलकिट में है क्या क्या? देखिए, ये किसी को भी गवाही देने के लिए समन भेज सकता है, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, और तो और ये किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट भी मांग सकता है। इन्हीं पावर्स की वजह से ये किसी भी केस की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इतनी सारी पावर्स के बावजूद एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो ये कि एनसीडब्ल्यू की सिफारिशें यानी इसकी रिकमेंडेशंस सरकार के लिए बस एक सलाह हैं, कोई हुक्म नहीं। सरकार उन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं है। और सच कहें तो यही वो पॉइंट है जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है, जिस पर हम अभी आगे बात करेंगे। तो अब सवाल ये है कि ये जो पावर्स कागज पर हैं वो असल दुनिया में काम कैसे करती हैं। चलिए, हाल के कुछ सालों में एनसीडब्ल्यू के कुछ बड़े कामों पर नजर डालते हैं। एक जबरदस्त उदाहरण है इनका डिजिटल शक्ति कैंपेन। सोचिए, मेटा और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर एनसीडब्ल्यू ने 3 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को ऑनलाइन सेफ्टी की ट्रेनिंग दी। आज के जमाने में ये कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और प्रोग्राम देखिए, शी इज अ चेंज मेकर। इसके जरिए 12,000 से ज्यादा ग्रास रूट लेवल की महिला लीडर्स को ट्रेन किया गया ताकि वो पॉलिटिक्स और सोसाइटी में अपनी आवाज और भी बुलंद कर सकें। और जब बात बड़े और सेंसिटिव मामलों की आती है तो वहां भी आयोग ने दखल दिया, जैसे 2020 का हाथरस केस हो या 2023 की मणिपुर की घटना। एनसीडब्ल्यू ने खबरों को देखकर खुद ही एक्शन लिया, जिसे सुओ मोटू कहते हैं, ताकि विक्टिम्स तक जल्द से जल्द मदद पहुंच सके। और एक बहुत ही जरूरी काम, पुलिस को जेंडर के मुद्दों पर सेंसिटाइज करना। एनसीडब्ल्यू ने 30,000 से ज्यादा पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी है। क्यों? ताकि जब कोई महिला शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो उसकी बात को इज्जत और हमदर्दी के साथ सुना जाए। तो अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर एनसीडब्ल्यू इतना सारा अच्छा काम कर रहा है
तो फिर इसे और ज्यादा पावर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा देने की मांग आखिर उठ क्यों रही है? और यहीं से ये पूरी डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी को आप एक किराए के घर की तरह समझ सकते हैं। वो अपने मकान मालिक यानी सरकार पर पैसे और अपॉइंटमेंट्स के लिए निर्भर है। वहीं एक संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपने खुद के घर की तरह है। उसकी नींव सीधे देश के संविधान में है। जाहिर है, उसे कहीं ज्यादा आज़ादी, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा पावर मिलती है। तो ये मांग उठने के पीछे वजहें क्या हैं? पहली, जैसा हमने देखा, इसकी पावर लिमिटेड है। इसकी सिफारिशें बस सलाह हैं। दूसरी वजह है सरकार पर इसकी डिपेंडेंसी। और तीसरी वजह, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध, जिनसे लड़ने के लिए एक ज्यादा मजबूत बॉडी की जरूरत महसूस हो रही है। और शायद सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि अगर एससी और एसटी कमीशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल सकता है तो फिर विमेंस कमीशन को क्यों नहीं? अच्छा, तो मान लीजिए कि ये दर्जा मिल जाता है तो बदलेगा क्या? जो लोग इसकी वकालत करते हैं उनका मानना है कि इससे आयोग को बहुत ज्यादा आज़ादी मिलेगी। उसकी सिफारिशों को मानना सरकार के लिए ज़रूरी हो जाएगा, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी। और हाँ, इस पर पॉलिटिकल प्रेशर भी कम होगा। कुल मिलाके दुनिया भर में भी ये मैसेज जाएगा कि भारत जेंडर जस्टिस को लेकर कितना सीरियस है। लेकिन इन सब के बाद एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल बचता है। क्या सिर्फ एक कानूनी दर्जा बदल देना ही जेंडर जस्टिस की गारंटी है? क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से समाज में सब कुछ ठीक हो जाएगा? या फिर असली बदलाव के लिए हमें कानून के साथ साथ और भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बहस के दिल में है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली जवाब आखिर है कहाँ?